तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक ऐसी नब्ज के जिसे अगर कोई दबा दे तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का दम घुट सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की। यहाँ जो संकट खड़ा हुआ है ना, वो सीधा सीधा हम सबको, खासकर भारत को अफेक्ट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इतना खास है क्यों। इसे दुनिया की सबसे जरूरी धमनी मतलब वाइटल आर्टरी क्यों कहा जाता है। और यकीन मानिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक पतला सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोट दे। सुनने में ही किसी एक्शन मूवी का प्लॉट लगता है ना? पर दोस्तों, यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कड़वी हकीकत है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में इसे कहते हैं मैरिटाइम चोक पॉइंट। मतलब समंदर का एक ऐसा तंग रास्ता जहां से दुनिया का इतना ज्यादा व्यापार गुजरता है कि अगर वो बंद हो जाए तो सब कुछ ठप पड़ सकता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरे ये तो इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक और सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से और फिर आगे अरेबियन सी से जोड़ता है। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया का हर 5वां बैरल तेल इसी पतली सी गली से होकर गुजरता है। सोचिए, सऊदी अरब, यूएई, जितने भी बड़े तेल के खिलाड़ी हैं, सबका कच्चा तेल और तो और कतर की सारी गैस, सब कुछ इसी रास्ते पर निर्भर है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि यहाँ अगर एक दिन के लिए भी ट्रैफिक जैम हो जाए तो क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया। ये रास्ता जो सदियों से चल रहा था वो एकदम से इतना अनसेफ, इतना खतरनाक क्यों बन गया। चलिए इसके पीछे की कहानी को सुलझाते हैं। तो देखिए, सारा मामला गरमाया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब ईरान भी चुप बैठने वाला तो था नहीं। उसने जवाब में खाड़ी देशों पर पलटवार कर दिया। और फिर ईरान ने अपना वो तुर्प का इक्का निकाला, जिसकी चेतावनी एक्सपर्ट्स हमेशा से देते आए थे। उसने अपनी ज्योग्राफी को ही हथियार बना लिया। मतलब उसने अपने लोकेशन का फायदा उठाया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया पर दबाव बनाने का एक जरिया बना दिया। अब सवाल ये है कि ईरान ने इसे अनसेफ बनाया कैसे, क्या किया उसने। तो सुनिए, उसने शिपिंग के रास्ते में समुद्री माइन्स बिछा दी। तेल ले जा रहे बड़े बड़े टैंकरों पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। शिपिंग रूट्स के पास मिसाइलें तैनात करके खतरा पैदा कर दिया। और तो और उसकी जो आईआरजीसी नेवी है, उसने जहाज़ों को रोक रोक कर परेशान करना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बहुत स्मार्ट मूव खेला गया। ईरान ने स्ट्रेट को ऑफिशियली बंद नहीं किया, पर उसे ऑपरेशनली अनसेफ बना दिया। मतलब रास्ता खुला है पर अपनी जान जोखिम में डालकर आओ। और ठीक इसी माहौल के बीच अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, सुनो अमेरिका, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अगर होर्मुज से निकलना है तो अपनी सुरक्षा खुद करो। बस इस एक बयान ने पूरी दुनिया की राजनीति में एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन पैदा कर दिया। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि भाई ये दूर किसी देश में हो रहा संकट भारत के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बन गया है। इसका सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर, हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। तो इस बात को समझने के लिए अगले कुछ आंकड़े जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत जितना भी कच्चा तेल इंपोर्ट करता है उसका 40%, जी हाँ 40% इसी एक रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारी इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स को चलाने वाली जो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसका 50%, मतलब आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। और अब ये स्लाइड देखिए, ये तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। हमारे आपके घरों में जो रसोई गैस का सिलेंडर आता है, वो एलपीजी, उसका 80% हिस्सा, मैं फिर से कह रही हूँ 80%, हम इसी एक रास्ते से इंपोर्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर होर्मुज में जर्रा सी भी गड़बड़ हुई तो भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम सीधे सीधे बढ़ जाएंगे। महंगाई आसमान छू सकती है। हमारा व्यापार घाटा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क और बढ़ जाएगा और सरकार के खजाने पर भी जबरदस्त बोझ पड़ेगा। मतलब भारत की पूरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दांव पे लग जाती है। तो जब अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो क्या दुनिया ने हार मान ली? नहीं। इस संकट से निपटने के लिए एक नया ग्लोबल गठबंधन सामने आया और इस बार लीडरशिप की कुर्सी पर कोई और बैठा था। और दोस्तों, ये एक बहुत बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट था। एक तरफ अमेरिका था जिसने इस गठबंधन को लीड करने से साफ मना कर दिया और दूसरी तरफ यूके आगे आया। ब्रिटेन ने कहा हम जिम्मेदारी लेंगे और उसने 60 से ज्यादा देशों के इस ग्रुप को लीड करना शुरू किया और खुद को एक ग्लोबल स्टेबलाइजर यानी दुनिया में स्थिरता लाने वाले देश के तौर पर पेश किया।
इस नए गठबंधन का मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, जहाज़ों की आवाजाही को सेफ बनाना। दूसरा, ईरान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना। तीसरा, जो कमर्शियल जहाज़ हैं उनको नेवी की सुरक्षा देना। चौथा, समंदर के रास्ते को खतरनाक माइंस से साफ करना। और पांचवा और सबसे ज़रूरी, दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई को नॉर्मल रखना। तो अब इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस की बिसात पर भारत ने कौन सी चाल चली? देखिए, भारत की सिचुएशन बहुत ट्रिकी थी, बहुत जटिल थी, और उसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपना कदम बढ़ाया। भारत ने, जिसे कहते हैं ना, एक बैलेंसिंग एक्ट किया। एक तरफ तो उसने दुनिया के साथ मिलकर इस ग्लोबल गठबंधन में हिस्सा लिया क्योंकि ये सबके हित में था, लेकिन दूसरी तरफ उसने ईरान के साथ अपने पुराने दोस्ताना रिश्तों को भी खराब नहीं होने दिया। मतलब भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को बनाए रखा। और भारत की इसी डिप्लोमेसी का नतीजा आपको इस स्लाइड पर दिख रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ईरान की एम्बेसी ने ऑफिशियली सीधे भारत को एक भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, हमारे भारतीय दोस्त बिल्कुल सेफ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में भी ईरान भारत के साथ अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब अमेरिका जैसी पुरानी सुपर पावर पीछे हट रही हैं और नए नए ग्रुप्स, नए गठबंधन बन रहे हैं, तो आने वाले वक्त में दुनिया को कौन चलाएगा? अगला वर्ल्ड ऑर्डर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।